में बहुउद्देशीय शिविर को लेकर की चर्चा। कालाडूंगी में 3 मदरसों पर कार्रवाई, मदरसों का पंजीकरण नहीं होने पर हुई कार्रवाई, अग्रिम आदेश तक 3 मदरसे हुए सील। ऋषिकेश में इंस्पेक्टर प्रदीप राणा ने संभाला कोतवाली का चार्ज, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर फोकस शुरू, अतिक्रमण और क्राइम पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। टिहरी पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में गांव का किया भ्रमण, वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर जाना हालचाल, वरिष्ठ नागरिकों के बीच खाद्य सामग्री का किया वितरण। और बदमाशों के खिलाफ सख्त कार लूट की घटना का 24 घंटे में किया खुलासा, आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में बैठक कर आयोजित की, जहां बैठक में 29 मार्च को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में प्रस्तावित बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों के संबंध में की। बैठक में पूर्व सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आम जनता को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी मिलेगी और पात्र लोगों को इन योजनाओं का सीधा लाभ भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शिविर में अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ मिले, इसके लिए उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से अपील किया है कि वे इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। और वही केंद्रीय भंडारण निगम ने क्षेत्र के कृषकों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आसपास के लगभग 45 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को मुख्य वक्ता सुमित कुमार डीजीएम सैटेलाइट कार्यालय ने कृषकों को उत्पादन बढ़ाने, वैज्ञानिक भंडारण के उपयोग और फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करने के बारे में जानकारी दी। तो वहीं केवीके काशीपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सैनी और डॉक्टर प्रतिभाग सिंह ने पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक अश्विन परमार ने कृषकों को कृषि प्रणाली में वित्तीय प्रबंधन की समुचित जानकारी दी। और वहीं कृषकों को केवीके के समीप स्थित केंद्रीय भंडार गृह काशीपुर प्रथम पर शैक्षणिक भ्रमण कराकर भंडारण के विषय में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। वेयर हाउस की तरफ से 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बहुत अच्छा हम किसानों को बताया गया है। किसान अपनी फसल जब आती है उसको भंडारण करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि हमको कृषि और फसल जो है अपनी जल्दीबाजी में ना बेचकर उसको भंडारण किया जाए और उसकी उचित दामों पर मार्केट में बेचा जाए। और वह इंस्पेक्टर प्रदीप राणा ने ऋषिकेश कोतवाली का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही इंस्पेक्टर प्रदीप राणा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 4 धाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए अपना फोकस ट्रैफिक पर लगा दिया है। जल्दी ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं में सुधार दिखाई देने की उम्मीद है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिक्रमण पर भी पुलिस नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर प्रदीप राणा का ट्रांसफर देहरादून से ऋषिकेश कोतवाली में किया गया है। प्रदीप राणा इससे पहले गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के कई थाना कोतवाली में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा वह एसटीएफ में रहकर भी कई ऐसे अनसुलझे केस सुलझा चुके हैं जो कि पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। और वहीं प्रदीप राणा की पहचान एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर के रूप में जानी जाती है। ऋषिकेश कोतवाली में चार्ज संभालने के बाद शहरवासियों को उम्मीद है कि एसटीएफ के अनुभव का लाभ भी क्राइम कंट्रोल करने में मिलेगा। इंस्पेक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि वर्ष 2017 में वह लक्ष्मण झूला थाने का चार्ज संभाल चुके हैं और इस वजह से वह ऋषिकेश के आसपास की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ है। तो वही क्राइम को किस प्रकार कंट्रोल करना है और किस तरह 4 धाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलानी है, इस विषय पर उन्होंने अभी से वर्क करना शुरू कर दिया और जल्द ही धरातल पर रिजल्ट दिखाई देंगे।
आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी में 3 मदरसों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कालाढूंगी में प्रशासन द्वारा मदरसों पर संयुक्त निरीक्षण किया गया है और वही निरीक्षण के दौरान मदरसों का पंजीकरण और अन्य ठोस दस्तावेज न पाए जाने के कारण मदरसों के संरक्षकों के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से 3 मदरसों को अग्रिम आदेशों तक सील बंद किया गया। शेष एक अन्य मदरसा जामिया हबीबिया दरगाह शरीफ वर्तमान में मदरसा न चलाए जाने को लेकर एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत है कि मदीना मस्जिद के निकट मदरसा पूर्व से ही बंद है और वहां किसी भी प्रकार की कोई तालीम नहीं दी जाती है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध मदरसों पर देखिए लगातार चाबुक गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि कालाढूंगी में 3 मदरसों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई है। कालाढूंगी में 3 मदरसों पर यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जहां मदरसों का पंजीकरण नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। अग्रिम आदेश तक 3 मदरसे सील कर दिए गए हैं। बड़ी कार्रवाई होती हुई देखिए नजर आ रही है। शेष अन्य एक मदरसा जो है जामिया हबीबिया दरगाह शरीफ वर्तमान में मदरसा न चलाए जाने को लेकर एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विप्ला अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विप्ला, अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए लगातार अवैध मदरसे को अब सील किया जा रहा है और देखिए 3 मदरसे को भी सील किया गया है, क्या कुछ तस्वीरें? जी हम आपको बता दें सपना जी, जैसे कि प्रशासन की ओर से अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार 1 महीने से ये कार्रवाई चल रही है और धामी सरकार इन मदरसों को लेकर काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि इन अवैध मदरसों के खिलाफ जो है धर्म की आड़ में लोग ये मदरसे चला रहे हैं। इसी के तहत कालाढूंगी में 3 मदरसों पर भी कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से, जिसमें फैज-उल उलूम अहले सुन्नत है, मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीमुल कुरान है और रजा मदरसा अरबिया पर संयुक्त निरीक्षण किया गया। और ये संयुक्त निरीक्षण के दौरान मदरसों का पंजीकरण व अन्य ठोस दस्तावेज प्रशासन को किसी भी तरीके से नहीं मिले, जिसके बाद इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से इन मदरसों को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। और वहीं एक मदरसा जो मदीना मस्जिद के निकट है वो पहले से ही बंद है, उसमें इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई तालीम नहीं दी गई है, ऐसा प्रपत्र दिया गया है। ये जो संयुक्त निरीक्षण है, इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम को रेखा कोहली, जिला प्रोबेशन अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और कई तहसीलदार और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विमला इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां तहसील सियालदे में लगे बहुउद्देश्य शिविर में अल्मोड़ा पुलिस की थाना देघाट टीम ने जागरूकता स्टॉल लगाकर लोगों को साइबर अपराध, नशे के दुष्परिणाम और महिला सुरक्षा आदि के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर डायल 112 अल्मोड़ा और साइबर हेल्प नंबर 1930 सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई है। तो वहीं थाना देघाट के उप निरीक्षक गंगाराम गोला ने सरल भाषा में साइबर के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया। तो वहीं उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि फेक कॉल आने पर साइबर हेल्पलाइन को सूचित करें, किसी भी अनभिज्ञ व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें और वहीं थाना देघाट टीम द्वारा ग्रामीणों तक लाभप्रद जानकारियां पहुंचाई गई। करके ब्लैकमेल करना, नौजवान सावधान रहे इस चीज से, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे सब। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित का सोचना चाहिए, लेकिन जिसको हमने देखा नहीं तो विचार करो कि वो हमारे हित की क्यों सोचेगा। हमें इसी चीज से सावधान रहना है और तभी हम मार खा जाते हैं और साइबर फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया, नौकरी के नाम पर ठगी ऐसी हो चुकी है, इसमें कोई आपको जागरूक होना पड़ेगा, तब हमारी जेब का पैसा, खून कमाई का पैसा बच सकेगा। हम ठगी का शिकार कब होते हैं? वो हमारा लालच होता है, इसलिए लालच को हमें त्यागना है। ठगी का शिकार वही लोग होते हैं, हमारे ये वृद्ध ताऊ जी, चाचा जी, पिताजी, ये नहीं होंगे ठगी के शिकार। जो स्मार्टफोन रखता है वही ज्यादातर ठगी का शिकार होता है। मीन्स कहने का ये है कि जो पढ़े लिखे हैं वही इस ठगी का शिकार ज्यादा हो रहे हैं।
पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर आपको कॉल आ सकती है, क्योंकि हमारी सरकार तो तमाम योजनाओं का लाभ आपको दे रही है, लेकिन जो नए बंदे हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी है, विधवा पेंशन मिलनी है, उसके लिए भी आपको फ्रॉड कॉल आ सकती है। संबंधित विभाग में स्वयं जाइए और तब उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। आगे बढ़ेंगे। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर थाना कैंपटी और थाना घनसाली पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र में गांव का भ्रमण कर वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से समस्याओं, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार की परेशानी और शिकायत के संबंध में जानकारी ली और वहीं अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस ने खाद्य सामग्री वितरित की। साथ ही उनसे मिले सुझावों को सुनकर पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयोग करने का भी भरोसा दिलाया। पुलिस ने ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरियों को वरिष्ठ नागरिकों की विशेष रूप से देखभाल के लिए सूचित किया। पुलिस ने सभी वरिष्ठ नागरिकों से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीयूजी मोबाइल नंबर या फिर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की, तो वहीं जिससे कि थाना स्तर से तत्काल कार्रवाई की जा सके। वहीं वरिष्ठ नागरिकों ने पुलिस पहल की प्रशंसा की। गांव में आप लोगों को परेशान कर रहा हो, आप लोग सीनियर सिटीजन तो हमारे पास आ नहीं सकते, पुलिस के पास तो जंग ही आएगा, तो हम इसलिए पुलिस के जो जवान है वो आप लोगों के पास आ रहे हैं कि भाई कोई गाँव। बदमाशों के खिलाफ एसएसपी अजय सिंह के सख्ती का असर दिख रहा है। कार लूट की घटना का 24 घंटे में ही दोन पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, लूटी गई कार, देसी तमंचा और इसी के साथ साथ अलग अलग बोर के 8 जिंदा कारतूस, 2 खोखरी और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। बताते चले कि पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वो 2 सवारियों को पानीपत हरियाणा से रायपुर देहरादून ले आया था। जब दोनों सवारियों को लेकर रायपुर पहुंचा तो दोनों सवारियों ने पिस्टल दिखाकर उसकी कार लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने घटना का शीघ्र खुलासा के लिए सख्त निर्देश दिया है, तो वहीं साथ ही थाना रायपुर और एसओजी की अलग अलग टीमों का गठन किया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बालावाला के पास से ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वही आरोपियों की पहचान दीपक मलिक, रौनक गहलावत, विनय कुमार और धर्मवीर के रूप में हुई है। और वहीं ऋषिकेश में आपराधिक वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक धारदार बटन वाला चाकू बरामद किया है और ऐसे में पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राणा ने बताया है कि बदमाश की पहचान ऋषि किबाड़ निवासी सदर बाजार दिल्ली के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो शहर में आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए आया था और इससे पहले कि वो किसी वारदात को अंजाम देता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस कर रही है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है, तो वही आरोपी के कब्जे से बरामद चाकू को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और बड़ी सफलता भी देखिए पुलिस के लिए मानी जा रही है, जहां पर बदमाश को धर दबोचा गया है और इसी के साथ साथ जो आला कत्ल था उसे भी अब बरामद कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस प्रशासन अब बदमाशों और लुटेरों को पकड़ने में लगातार कामयाबी छूती हुई नजर आ रही है और इस बीच इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। और ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, अब लगातार बदमाशों पर धरपकड़ की कार्रवाई हो रही है और ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें और कब से ये बदमाश इन कामों में संलिप्त थे? देखिए, ये पुलिस ने जो है बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ पे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि इस बदमाश को तब गिरफ्तार किया है जब ये आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था और आपराधिक वारदात
उससे पहले ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का अलर्ट मोड नजर आ रहा है कि पुलिस आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए जो है प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। ये बदमाश जो है मुख्य रूप से दिल्ली का रहने वाला है और एक धारदार चाकू के साथ इसको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। इसके मंसूबों की जानकारी करने के लिए पुलिस ने इससे पूछताछ की है, लेकिन इसके क्या क्या मंसूबे थे पुलिस ने अभी इसका पूरी तरीके से जो है वो अभी खुलासा नहीं किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी को पूछताछ के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है और इसके जो भी आपराधिक इतिहास होंगे उसके बारे में अभी पुलिस जानकारी कर रही है। तो जो भी डिटेल्स निकल करके सामने आएंगी उसके आधार पर ही पुलिस ने इसमें अग्रिम जानकारी देने की बात कही है। फिलहाल हमारी इस खबर पर पूरी नजर बनी हुई है, जो भी इसमें अपडेट आते हैं हम अपने दर्शकों को जरूर बताते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस खास जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध रूप से पशुओं की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने 5 जिंदा भैंस वंशीय पशुओं को भी रेस्क्यू कर वाहन को सीज किया है, जहां आरोपी भैंस वंशीय पशु को पहाड़ी इलाकों से अवैध रूप से तस्करी कर ला रहे थे। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है और इस दौरान पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना मिलने पर नरेंद्र नगर से जो है पिकअप वाहन में जानवरों को अवैध तरीके से रानी पोखरी क्षेत्र की ओर आने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम ने वीरपुर मोड़ पर संदिग्ध वाहन को रोककर चेक किया तो वाहन में सवार 2 आरोपी सैफ अली और सोहेल द्वारा 5 भैंस के पैर और गर्दन रस्सियों से बांधकर क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था, जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उसके बाद जेल भेज दिया। और अगली खबर की रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास अब आवास विभाग है। जी हां, बताते चले कि जहां अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर मुख्य सेवक का कड़ा संदेश है, जहां सीएम धामी के कड़े निर्देश के बाद वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और एमटीडीए की धूमिल हो रही छवि को अब ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी एमटीडीए के नियमों का पालन कराएं और अब रोकी गई है सीलिंग पर होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर अब किसी भी तरह की कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। अवैध निर्माणों पर राजस्व बढ़ाने को लेकर 700 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। एमटीडीए से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करे निर्माण कार्य। आवासीय मानचित्र पास है तो करे आवासीय निर्माण, तो वही व्यावसायिक मानचित्र पास है तो करे व्यावसायिक निर्माण। वही आवासीय मानचित्र में व्यावसायिक निर्माण कराना एमटीडीए के नियमों के विरुद्ध है और वही वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के आदेशों का होगा सख्ती से पालन, शशांक ने कहा। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि अब किसी भी तरह की कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी और इसके लिए अवैध निर्माणों पर राजस्व बढ़ाने को लेकर 700 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, अब लगातार अवैध निर्माण जो है उस पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब किसी भी तरह की कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। क्या कुछ तस्वीरें? हाँ, बिल्कुल। सपना कहें तो पहले आवास, अब जो आवास विभाग है जिसमें सारे प्राधिकरण आते हैं, कई महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, वो अब माने मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास आया तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी लगातार पूरी निष्पक्षता से और पूरी तरीके से विभागों को चलाने में ध्यान रखते हैं। और इस बार जैसे ही आया तो उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा कि उनका जैसे अब चल रहे उनका साफ संदेश है, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध मदरसे हो या अवैध निर्माण हो, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जो प्राधिकरण बने हुए हैं, जो नियम है, जो बायलॉज है, उनके अनुसार यहाँ पर कार्य होना चाहिए। और लगातार हम देखते रहते हैं कि एमबीडी जो विभाग है वो लगातार पूरे जिले में विकास के कार्यक्रम करता रहता है और जहां भी विकास के कार्य होते हैं वहां एमडीडीए अपनी धनराशि, अपने विभाग से धनराशि उनको आवंटित करता है। तो वही
अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा जितने भी कहीं अवैध निर्माण है, जिन पे कहीं कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिन पर किसी दबाव में कार्रवाइयां रुकी गई हैं, चाहे वो सीलिंग की हो, चाहे वो किसी प्रकार की हो, उनमें अब तेजी आनी चाहिए और जो मानक है प्राधिकरण के, उनके अनुसार कार्य करें। जो अनुसार उसके कार्य ना करें, जो अवैध निर्माण लगातार करता रहे, इनको जो मानकों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ज्यादा से ज्यादा राजस्व है वो प्राधिकरण में आए, जिससे जो विकास कार्य हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ज्यादा, चाहे वो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, चाहे रोड डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, पार्कों के कार्य होते हैं और अन्य कार्य होते हैं, जो एमडीडीए लगातार कराता रहता है विभिन्न विधानसभाओं में, वो कार्य और बढ़े। तो अब यही प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा नियमों का पालन करके, सख्ती से नियमों का पालन हो, ज्यादा से ज्यादा राजस्व विभाग में आए और जिससे और ज्यादा विकास के कार्य करे हों। अब दो साल का समय रह गया कि 27 में यहाँ पर चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा जब कार्य होंगे, विकास कार्य होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है और वही उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया। और उसके बाद जो वीसी हैं वहां के बंशीधर तिवारी हैं, मोहन सिंह बनिया जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने कहा कि अब किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, आप नियमों के तहत काम करें और जो भी नियमों के विपरीत है उन पर बड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए। इसको लेकर अब अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि वीसी और जो सचिव हैं उनके स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अब बात, जैसे कि आपने बताया कि अधिकारियों को अब सख्त निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी तरह की अब कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इस अभियान के तहत सरकारी अधिकारियों की जो भूमिका की थी, क्या वो जांच होगी जिन्होंने अब तक अवैध निर्माण में अनदेखी की? हाँ बिल्कुल, मैं कहें कहीं ना कहीं जब सीएम साहब पे डिपार्टमेंट नहीं था, अन्य कहीं मंत्री पर डिपार्टमेंट, तो कहीं ना कहीं सिफारिशें जब आ जाती हैं, जब किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आकाओं पे पहुंच जाता था, वो कार्रवाइयां रुक जाती थी। लेकिन अब प्रदेश के मुखिया के पास ही जब ये डिपार्टमेंट आ गया और जब प्रदेश के मुखिया के पास आता, जल्दी से आदमी गलत काम के लिए नहीं जाएगा। तो इसीलिए अब यही प्रयास, अब यही जब उनके बाद डॉक्टरों ने यही है कि अब अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं, चौकस हो गए हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने कहा कि अब एक तरह से जो एमडीडी के नियम है उसका पालन सख्ती से कराया जाए और जब बीच में कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं उसके कारण प्राधिकरण की छवि भी धूमिल होती है, अब उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा नियमों का पालन करें। जैसे आपने व्यवसायिक निर्माण करना है तो वो व्यवसायिक निर्माण किया जाए मानचित्र के अनुसार। अगर आपने वो क्या कहते हैं आवासीय निर्माण करना है तो आवासीय नक्शा पास होना चाहिए। ये नहीं आवासीय नक्शा पास होता है, व्यवसायिक निर्माण किया जाता है। तो इस तरह नियमों का जो बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, अब उस पर सख्ती से पालन किया जाएगा। जो प्राधिकरण के नियम है उसके अनुसार कार्य करें, जिससे लोग अब देख ले कि नहीं जो पहले हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जो नियम कानून है उसका सख्ती से पालन किया जाएगा और आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक दंड भी मिलेगा और आपको भविष्य में अब नियमों का पालन करना ही होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि देखिए कोई भी निर्माण कार्य है, चाहे वो व्यावसायिक निर्माण कार्य हो, सभी में नियमों का पालन किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कमल कि देखिए इसके जद में कई मकान या फिर दुकानें भी आएंगी जिन्हें तोड़ी जाएंगी, तो क्या इसके लिए सरकार कोई मुआवजे का ऐलान कर रखी है पहले से? सपना सबसे बड़ी बात है कि ये दुकानें मकानों का तो कोई अगर उसमें मुआवजा तोड़ी नहीं जाती, उसमें क्या होता है प्रक्रिया होती है। जैसे आपने कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया या उस कॉम्प्लेक्स में आपने पार्किंग नहीं रखी है, उसमें आपने नियमों का पालन नहीं किया है, तो उसमें कई प्रावधान होते हैं। आपको नोटिस दिया जाता है कि आपने ये नहीं किया, फिर आप उसके अनुसार कार्य कर सकते नहीं है। तो एक कंपाउंड व्यवस्था भी विभाग द्वारा आती है कि इसमें जो आपने बनाया, जो एक्स्ट्रा नियम के विरुद्ध बनाया है, उसमें आप कंपाउंडिंग करा सकते हो। उसकी फीस होती है जो प्राधिकरण के पास जमा होती है, तो आप रेगुलेट हो जाते हैं, तो उससे राजस्व भी बढ़ेगा। जो एक राजस्व रखा गया है कि कई लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए का कि जो प्राधिकरण को मिले, तो उसी के अंतर्गत यही होता है कि आपने जो गलत काम कर दिया है, अब उसको आप कंपाउंड की तरह आप बताइए कितना आपने गलत किया है, जो उससे पेनल्टी पड़ के आपको रेगुलेटर कराना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। तो उसमें उसका रेगुलेटर भी हो जाता है, रेगुलेशन भी हो जाता है और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि विभाग को पैसा मिल जाता है। तो यही अब कहा गया है कि जो नियम आपने कहा है कि आपने आवासीय घर बनाने के नक्शा पास करा और आपने व्यवसायिक निर्माण को बिजनेस के लिए निर्माण कर दिया, तो वो गलत अनुचित होता है, क्योंकि उसकी फीस और इसकी फीस में शुल्क में बहुत भारी अंतर होता है। तो यही अब कहा गया है कि जो नियम है, जो प्राधिकरण के नियम है, उसके अनुसार ही कार्य करें, जिससे आपको भी असुविधा सामना करना पड़े और प्राधिकरण के नियमों का भी पालन हो सके।
बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कमल कि जो दबे कुचले होते हैं, जो दलित होते हैं, उनके जमीन पर जो है जबरदस्ती कुछ माफिया जो होते हैं या फिर जो भी अवैध निर्माण करते हैं वो जबरदस्ती उन पर कब्जा कर लेते हैं। तो अब क्या कुछ उनकी उम्मीद सरकार से इस वक्त जगती हुई नजर आ रही है? हाँ, अगर ऐसे केस होते हैं, मैंने कहा ना, अगर ये गरीबों की जमीन पर कब्जा होता है, वो राजस्व विभाग या जिलाधिकारी होते हैं, उप जिलाधिकारी एसडीएम रैंक के होते हैं, उनके पास हो जाती है। लेकिन जो प्राधिकरण का काम होता है कि आपने जमीन खरीदी है, नक्शा पास कराया, पर नक्शा जो मानचित्र वहां संगीत कराया गया उन्हीं से अनुसार कराए। कहीं तो बिना मानचित्र संगीत कराए पूरी बिल्डिंगें खड़ी जाती है, उनके खिलाफ आप सख्ती से पलाई कंपाउंड करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई का आपको इंतजार करें। आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब किसी की सिफारिश नहीं चलने वाली, क्योंकि जो विभाग है राज्य के मुखिया के पास चला गया, वहां पर किसी सिफारिश चलती, नियम कानून के अनुसार काम होता है। और यही धामी लगातार कहते रहते हैं, जो नियम कानून है उसका सख्ती से पालन किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।